अब इसमें जो रेस्टोरेशन पीरियड या रेस्टोरेशन ड्रामा है, इसमें जो मेन चीज़ है ना, सबसे पहले फीचर्स ही आते हैं। तो सवाल किस तरह से बन सकता है कि डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा आर कॉमेडी ऑफ मैनर्स। आपने इसको क्या करना है कि इसके फीचर्स बयान करने रेस्टोरेशन ड्रामा के, रेस्टोरेशन पीरियड के या कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये कहीं पर भी नहीं था, मैंने दे दिया है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड हो तो ये रेस्टोरेशन ड्रामा लगता भी है कि वाकई इसकी इब्तिदा वगैरह कहाँ से हुई थी, क्योंकि हमने जिस तरह से पढ़ाया था उसी तरह से फिर कंटिन्यू किया है। तो इसमें रेस्टोरेशन पीरियड वाज एन एज ड्यूरिंग 1660 टू 1689। ये हमें सभी को पता है कि जो पीरियड था ये 1660 से शुरू हुआ और 1699 तक जा रहा। मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन 1660। मोनार्की जो थी, जो बादशाहत थी पहले वाले, वो दोबारा रिस्टोर्ड हो जाती है कब? 1960 में। एंड चार्ल्स सेकंड, और चार्ल्स सेकंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स सेकंड तब क्या बनता है? किंग बन जाता है इंग्लैंड का। इन 1642 द फर्स्ट सिविल वार हैड बिगन। जो पहली सिविल वार थी वो शुरू हो गई थी। द लॉन्ग पार्लियामेंट ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ द लंदन थिएटर्स। जो लंदन के थिएटर थे वो लॉन्ग पार्लियामेंट वालों ने क्या कहा था कि ऑर्डर दे दिए थे कि इनको क्लोज कर दो, क्योंकि मोनार्की उस वक़्त ख़त्म हो गई थी और पार्लियामेंट के हाथ में ये सारा कुछ इख्तियारात चले गए थे। तो पार्लियामेंट वाले ये प्रोटेस्टेंट थे, तो प्रोटेस्टेंट ये कहते थे कि हम जो पैदा हुए हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा हुए हैं, ना कि इस तरह के, वो पंजाबी में कहते हैं कि कंजर खाने के लिए। ठीक हो गया। तो इसलिए वो ये थिएटर वगैरह को बंद करवा दिया गया। इन 1660 आफ्टर द इंग्लिश रेस्टोरेशन जब इंग्लिश की हुई, मोनार्की जब रिस्टोर्ड हुई, ब्रॉड द किंग चार्ल्स सेकंड, वो चार्ल्स सेकंड को लेकर आई एज अ किंग टू इफेक्टिव पावर इन इंग्लैंड, के वो पावर को क्या करें, यानी एक अच्छी पावर थी, इफेक्टिव पावर थी इंग्लैंड में। देन द थिएटर्स वर रीओपन्ड इन 1660, और थिएटर्स को दोबारा रीओपन कर दिया गया 1660। फ्रॉम 1642 टू 1660 द थिएटर्स वर क्लोज्ड। जो 1642 से लेकर 1660 तक थिएटर थे वो क्लोज थे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम में, द पीपल ऑफ इंग्लैंड शोव्ड देयर इंटरेस्ट इन फ्रेंच लिटरेचर। फ्रेंच लिटरेचर में उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाना शुरू कर दिया। इन दोज डेज फ्रेंच लिटरेचर ओपनली प्रोमोटेड वल्गैरिटी एंड सेक्सुअलिटी। उन दिनों में क्या था कि जो फ्रेंच का लिटरेचर था, क्योंकि थिएटर इधर क्लोज थे, जो ड्रामाज वगैरह फ्रेंच में दिखाए जाते थे या लिखे जाते थे, उनमें बुराई को और सेक्सुअलिटी को क्या ओपनली प्रमोट किया जा रहा था। पीपल ऑफ इंग्लैंड रीड दिस, ये रीड जब दूसरा पास्ट में लिखा जाए तो इसको रेड पढ़ते हैं। पीपल ऑफ इंग्लैंड रेड दिस काइंड ऑफ ड्रामा। तो जो पीपल, जो लोग थे उस वक़्त इंग्लैंड के, तो उन्होंने इस काइंड का ड्रामा, इस किस्म का ड्रामा पढ़ा। एंड दे डेवलप द टेस्ट ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, और उन्होंने भी क्या किया, फ्रेंच लिटरेचर वाला टेस्ट उनके अंदर भी पैदा हो गया। इन दिस वे इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पीपल हैड टू मच इम्प्रेस्ड। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे किससे? बाय फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर से। एंड किंग चार्ल्स सेकंड आल्सो वाज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच लिटरेचर, क्योंकि ये भागकर फ्रेंच चले गए थे किंग वगैरह और बाकी जो मोनार्की वाले थे सारे, तो वहाँ पर ये उस तरह के हालात देखते रहे थे, तो उनको भी फ्रेंच का जो लिटरेचर था वो अच्छा लगा कि इस तरह का हमारे, जब हमारी मोनार्की वापस आएगी तो हम भी वहाँ पर जाकर ये करेंगे इस तरह के। ही स्पोर्टेड दिस काइंड ऑफ ड्रामा। तो उस वक़्त क्या था कि सारे के सारे जितने भी थे ड्रामाटिस्ट, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। वो जो कुछ भी जैसे भी लिख रहा है, परफॉर्म हो रहा है स्टेज पर, सभी को अलाउ था कि आपने जनाब जो कुछ भी लिखते जाए, कोई भी आपको कुछ कहने वाला नहीं। इन रेस्टोरेशन एज, ये 2 नहीं है, इन रेस्टोरेशन एज
वुमेन एक्टर्स वर अलाउड टू एक्ट ऑन स्टेज, और इस पहले जो रेस्टोरेशन एज से पहले वुमेन जो खवातीन थी उनको अलाउ नहीं था कि वो स्टेज पर परफॉर्म कर सके, लेकिन रेस्टोरेशन पीरियड में औरतों को भी थोड़ी सी आज़ादी दे देगी कि आप भी परफॉर्म कर सकती हैं, और परफॉर्म करने से ये भी हुआ कि औरतों में कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने भी फिर ड्रामे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर लिखने शुरू कर दिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द थिएटर्स, तब क्या हुआ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उस वक्त तक थिएटर्स में आ चुकी थी, लाइक साउंड इफ़ेक्ट्स, वॉइस क्रिएट करना जिससे इफ़ेक्ट देना कोई भी, तो लाइट आ गई थी उस वक्त, मूविंग सैनरी ETC, मूविंग वगैरह जो बैकग्राउंड के पीछे से कोई भी यानी भी आप दिखाना चाहते हैं किसी सीन का बैकग्राउंड, तो उस तरह की पिक्चर बनाकर पीछे चला दी जाती थी या खड़ी कर दी जाती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे वाकई वहाँ पर हकीकत में खड़े हुए हैं। ए कॉमेडी इज़ अ प्ले विद हैप्पी एंडिंग, कॉमेडी वो प्ले होता है जो कि जिसका एंड जो होता है वो खुशी के साथ है, हैप्पीनेस के साथ होता है। एट मेकिंग पीपल लाफ एट सर्टन फॉलीज, जो कि लोगों पर मजाक बनाता है बहुत सारी फॉलीज किसे कहते हैं, बेवकूफ़ियों हो गया, वैनिटीज़ जो हो गया, ये मकाना हरकतें हो गया, हाइपोक्रेसीज, मकारियाँ, और इसके लिए एक और भी वर्ड यूज़ होता है मुनाफकतें, एंड वीकनेस ऑफ पीपल फॉर रिफॉर्मिंग सोसाइटी, और जो लोगों की वीकनेस थी उनको ये शो करते थे कॉमेडी ड्रामा। तो पीपल फॉर रिफॉर्मिंग सोसाइटी, ताकि लोगों को और सोसाइटी को क्या किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, सुधारा जाए। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज अ कॉमेडी दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पीपल। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, वो चीज़ होती है कि जो कि लोगों के बिहेवियर के साथ, जो ओरिजिनल बिहेवियर है, जिस तरह के लोग उस वक्त रह रहे थे, उनको डील करता था। दिस काइंड ऑफ कॉमेडी वाज अ डोमिनेट जीनर ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज। इस तरह की जो कॉमेडी थी ये एक ड्रामा का एक ऐसी किस्म थी जो कि रेस्टोरेशन में इसने डोमिनेट किया था, छाई हुई थी। फेमस ड्रामाटिस्ट कौन कौन से थे इसमें, तो रेस्टोरेशन पीरियड का अगर हम जिक्र करें तो उसमें फेमस ड्रामाटिस्ट का भी जिक्र करना लाजमी है। तो देयर आर मैनी ड्रामाटिस्ट हु मेड यूजफुल कंट्रीब्यूशन इन रेस्टोरेशन और कॉमेडी ऑफ मैनर्स। रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत सारे ऐसे ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट तावन किया ड्रामे को पब्लिकली करने के लिए, उनको फैलाने के लिए। तो ड्रामा कौन सा था, वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स या रेस्टोरेशन एज वाला था। विलियम वाइक्लरे पब्लिश्ड हिज द कंट्री वाइफ। विलियम वाइक्लरे ने अपनी एक किताब लिखी, ड्रामा लिखा, द कंट्री वाइफ। अफ्रा बिन पब्लिश्ड द रोवर। अफ्रा बिन ने जो किताब लिखी थी वो द रोवर था। एंड अफ्रा बिन वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस तरह के क्वेश्चन उठा लेता है PPSC वाला, ठीक हो गया। विलियम कॉन्ग्रेव पब्लिश्ड द वे ऑफ द वर्ल्ड। पढ़ें, बड़ा मज़ेदार ड्रामा ये। एंड RB शेरडन द स्कूल फॉर स्कैंडल, जो हम पढ़ रहे हैं यही वाला। देयर वर आल्सो ग्रेट ड्रामाटिस्ट इन रेस्टोरेशन एज। और भी बहुत सारे, अगर हम उन सभी का जिक्र करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के 6 असाइनमेंट और भी बन जाएंगे। देयर वर आल्सो ग्रेट ड्रामाटिस्ट इन रेस्टोरेशन एज हु मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन एंड गॉट सक्सेस इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। E.g. जैसा कि जॉर्ज इथरिज है, थॉमस शेडविल है एंड सर जॉन वेनब्रे है, ठीक हो गया। तो इसमें थीम किस तरह के होते थे रेस्टोरेशन पीरियड में या रेस्टोरेशन ड्रामा में या कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। तो थीम्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स आर रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ कॉमन थीम्स लाइक लव ट्राइंगल। लव ट्राइंगल मीन्स एक लड़की है, 2 उसके आशिक हैं, एक लड़का है, 2 लड़कियां उसकी आशिक हैं, तो इस तरह का लव ट्राइंगल। चलिए, सेडक्शन मीन्स होता था धोखा दही करना, जिस तरह हमने इधर देखा उसका जोसेफ, वो उसकी बीवी के साथ उसके अफेयर थे। तो ये वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं, शादी के बाद के जो अफेयर्स। सेक्सुअलिटी एंड बैड ट्रिक, ये सेक्सुअलिटी को इसका एक थीम होता है, तो बैड ट्रिक इसको आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पर क्या होता है। रियलिज्म और स्टायर क्या होता है, ड्रामाटिस्ट हेल्ड अ मिरर टू द फाइनल सोसाइटी ऑफ देयर टाइम। जो ड्रामाटिस्ट थे उस वक्त दिखने वाले थे, उन्होंने हकीकत में एक आईना दिखाया था लोगों का जो उस वक्त सोसाइटी में रहते थे।
एंड पोर्ट्रेड देयर लव इंट्रीग्यूज एंड हाइपोक्रेसी, और उन्होंने उस वक़्त के लोगों की मकारियाँ, मुनाफिकतें और लव इंट्रोड्यूस, लोगों के जो उस वक़्त मोहब्बत करने के तरीके थे उनको दिखाते थे। टू डिस्ट्रॉय अदर करेक्टर्स वाज अ फेवरेट पास टाइम फॉर द स्कैंडल मोंगर्स। उस वक़्त दूसरे करेक्टर्स जो थे उनको डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, चाहे वो सका भाई क्यों नहीं है, चाहे वो अंकल की घरवाली क्यों नहीं है, अंकल को तबाह करना उनके लिए कोई भी मसला नहीं था। Words of Sir Peter Teasel in the School for Scandal, mercy on me, here is the whole set, a character dead at every word। वो सर जो पीटर टीजल है वो कुछ अल्फाज कहते हैं, वो कहते हैं मर्सी ऑन मी, अपनी बीवी को कह रहा है कि मुझ पर रहम करो, हियर इज द होल सेट, पूरी दुनिया और भी है, एक करेक्टर डेड एट एवरी वर्ड, जो करेक्टर है वो एक आम सा बंदा है, वो किसी भी छोटी सी बात पर भी मर सकता है। जिस तरह वो एक कहावत मशहूर है कि अल्फाज कुछ नहीं होते, लहजे मार जाते हैं। तो ये अल्फाज की बात हो रही है। अपनी बीवी से वो झगड़ा करते हुए ये कहता है कि लड़ाई वगैरह सारा कुछ ये ख़त्म करो। तो पीपल कलेक्ट गॉसिप अबाउट देयर नेबर्स, जो लोग थे वो इर्द गिर्द के लोगों की क्या करते थे, गप्पे इकट्ठी करते थे। एंड अदर्स इन लंदन सोसाइटी, यानी लोगों के जो साथी नेबर्स थे उनकी और उन लोगों की जो लंदन में दूसरे लोग रहा करते थे। हाइपोक्रेसी एंड लव ऑफ मनी, ये भी इस ड्रामे का फीचर है। हाइपोक्रेसी, मुनाफिकत एंड लव ऑफ मनी, पैसे के लिए मोहब्बत भी। एंड अदर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज कॉमेडीज इज द हाइपोक्रेसी ऑफ करेक्टर्स। द मोस्ट मेमोरेबल कोट इज लेडी फिजेट्स, ये कोई करेक्टर है, इसमें कम ही दिखाई देता है। डू नॉट यूज द वर्ड नेक्ड, के नेक्ड बरहना का लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल ना करो। विटी डायलॉग से मुराद होता है कि तेज, जिस तरह की जुगतबाजी होती है, इस तरह के जुगते मार मार के दूसरे का सत्यानाश करना, इस तरह के डायलॉग होते थे। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स डिपेंड्स ऑन स्पार्कलिंग डायलॉग, बहुत ही तेज शरीर जो डायलॉग होते थे उस तरह की डिपेंड ये करते थे। इन द स्कूल फॉर स्कैंडल द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीजल इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ शेरिडन विट्स। जो टीजल्स के दरमियान, यानी लेडी टीजल और पीटर टीजल के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है, तो ये एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है विट का। प्लॉट क्या होता है? वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज दैट इट हैज अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट। ये एक अच्छा बुना हुआ, एक अच्छी तरतीब के साथ कंस्ट्रक्टेड किया हुआ प्लॉट रखता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में होता है। ऑल रेस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट कनेक्टेड द स्टोरी इन दिस वे, जितने भी ड्रामाटिस्ट थे वो स्टोरी को इस तरह कनेक्ट करते थे दैट ऑल द इवेंट्स एंड करेक्टर्स आर कनेक्टेड वेरी स्किलफुली, कि सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं और जो दूसरे हैं इवेंट्स हैं ड्रामे में, वो सारे के सारे अच्छे तरीके से इनको कनेक्ट किया होता था ताकि समझने वाला और पढ़ने वाला, देखने वाला उसको अच्छी तरह समझ आ जाए। ऑल द करेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द मेन स्टोरी, जितने भी करेक्टर्स होते थे उनका कंट्रीब्यूट होता था तो मेन स्टोरी बनती वो अपने एंड तक भी जाते थे। एंड नो करेक्टर आर इवेंट इज इररेलेवेंट, और कोई भी करेक्टर या कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होता था कि जो कि इररेलेवेंट हो, जिसका ड्रामे के साथ ताल्लुक ना हो। अच्छा जी, इसमें कॉमिक सिचुएशंस भी होती है। मैनी राइटर्स लूज द कॉमिक टच, बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं वो कॉमिक टच को लूज कर जाते हैं। किसी करेक्टर को ज्यादा दे दिया, किसी के पास झुकते हैं ज्यादा मारने के लिए, किसी के पास कम है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं व्हेन द बिजनेस ऑफ द प्लॉट्स नहीं है, ये प्लॉट ही है, हैज टू बी मूव फॉरवर्ड। जैसे जैसे ये मूव फॉरवर्ड होता है प्लॉट, फिर क्या होता है कि जो कॉमिक टच है वो कम होना शुरू हो जाता है। शुरू में एक बार दफा आता था कि इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ज्यादा ये कॉमिक होता है। In the School for Scandal, the screen scene is one of the outstanding comic scenes in English literature. English literature में जितने भी आज तक सीन्स लिखे गए हैं, मज़ाहिया सीन, उनमें से स्क्रीन सीन वाला, जहाँ पर वो सभी के सभी रिवील हो जाते हैं, असलियत उनके सामने आ जाती है, वो वाला जो सीन है ये बेहतरीन लिखा गया। मास्टरपीस है। अब लव इंट्रीग्यूज क्या होता है?
इन स्कूल फॉर स्कैंडल लेडी स्नीरवेल इज इन लव विद चार्ल्स। हकीकत में जो लेडी स्नीरवेल है वो चार्ल्स से मोहब्बत करती है। एंड शी ज्वाइंस हैंड्स विद जोसेफ टू हाइंडर द मैरिज ऑफ मारिया एंड चार्ल्स, कि किस तरह वो मारिया और चार्ल्स की शादी को रोक दे। वो इस काम के लिए किसके साथ हाथ मिलाती है? जोसेफ के साथ मिलाती है। जोसेफ हेल्प्स हर इन दिस इंट्रीग्यू। वो इस मसले में इसलिए जोसेफ पड़ जाता है बिकॉज ही हिमसेल्फ विश टू मैरी मारिया, क्योंकि वो खुद मारिया से शादी करना चाहता है। क्यों करना चाहता है ये हमने सारा समरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सच इंट्रीग्यूज आर एसेंशियल फीचर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर। ये सारे के सारे जो इंट्रीग्यूज होते हैं, पंगे होते हैं, मेन मकसद पंगा ही है। सारे के सारे जो पंगे हैं ये इसलिए होते हैं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ये फीचर्स हैं। क्रेज फॉर फैशन एंड मनी। इसमें मनी के लिए भी क्रेज, लालच होती है, जिद्दोजहद होती है, और फैशन के लिए भी होती है। फैशन हमें नजर आता है, पैसा भी नजर आता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपके असाइनमेंट में और भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हो लिखने के लिए, लेकिन टाइम कम हो या आप समझते हैं कि आपका काम पूरा हो गया, तो आप इस जुमले से शुरू करके असाइनमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। यानी लिखने के लिए अभी हमारे पास बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को पता चल जाता है कि इसके पास और भी मवाद अभी है, लेकिन टाइम की वजह से आखिर में, लेकिन ये आखिरी नहीं। हाँ, आखिर में है लेकिन आखिरी, बट नॉट द लीस्ट, आखिर में है लेकिन किसी से कम नहीं है। द क्रेज फॉर फैशन रिसीव्स। जो क्रेज फॉर फैशन है, फैशन की जो क्रेव थी, जो लालच थी, हिस्टेरिकल ट्रीटमेंट, वो एक हिस्टेरिकल यानी भी जिस पर शायद तनकीद किया गया, इस तरह की ट्रीटमेंट थी। इन द पर्सन ऑफ लेडी टीजल। लेडी टीजल की शक्ल में हमें ये क्रेज मिलता है फैशन का। व्हेन सर पीटर क्रिटिसाइज्ड हर। जब सर पीटर उसे पैसे नहीं देता और उसको क्रिटिसाइज करता है, शी सेज माई एक्सट्रावेजेंस। मेरी आपको ये इतने जो फजूल खर्चियाँ वो नज़र आ रही हैं। आई एम श्योर, मैं यकीन से कहती हूँ, आई एम नॉट मोर एक्सट्रावेजेंट। मैं इतनी कोई ज़्यादा फजूल खर्च नहीं हूँ देन अ वुमन ऑफ फैशन आउट टू बी। जिस तरह के वुमन जो फैशन करने वाली होती हैं उनको होना चाहिए था या होती हैं। ठीक हो गया।